साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वदेशी गुरुकुल पर। इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे क्लास 10th का ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का पहला चैप्टर का कुछ वीडियो बना कर डाल चुके हैं, कल ही डाले हैं, और उसके आगे का टॉपिक आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम आपको कल बताए थे भूगोल का परिभाषा, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, और उसके आगे जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में होता है कि संसाधन का परिभाषा भी बताए थे, संसाधन कितने प्रकार के हैं वो भी बताए थे। जैसे 3 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानवीय संसाधन। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हम बताए थे कि संसाधन का वर्गीकरण, तो संसाधन का वर्गीकरण अनेकों प्रकार से किया जाता है, जिसमें कल आपको हम बताए थे उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन में जो सजीव से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा जीव जंतु मनुष्य, और जैव संसाधन में चट्टान, मिट्टी, पानी, खनिज, पत्थर, ये सब के सब निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और आगे क्या है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, जिसको हम फिर से उपयोग पुनः उपयोग योग्य बना सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, आग, सूर्य प्रकाश, ये सब के सब नवीकरणीय। और नवीकरणीय क्या है कि जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज करने के बाद वो मतलब एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब के सब क्या है, खत्म हो जाता है। और आज जो हम आपको आगे बढ़ाने वाले हैं वो है स्वामित्व के आधार पर। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बार ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर साथियों संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको हम डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। और साथियों जितना ज़्यादा अगर डिफिनेशन याद करना हो ना तो फिर उसका एग्जाम्पल आप उसके एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें से सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत या निजी। निजी का मतलब क्या होता है, निजी अपना होना चाहिए, वो उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन से क्लियर है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे क्या होता है, घर पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार थोड़ी होता है, खेत तो अपना ही होता है, खेत पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता है, दुकान, ये सब के सब क्या हो गया, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। अगला है सामुदायिक संसाधन, मतलब समुदाय, हमारे समाज के सभी समुदाय का होगा, ठीक है। जैसे क्या होगा, स्कूल हो सकता है, सड़क हो सकता है, कोई धार्मिक स्थल हो सकता है। जैसे देखते हैं डिफिनेशन क्या है कि वैसा संसाधन जिस पर समाज के सभी वर्गों का हक होता है उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए इस टॉपिक को कि सड़क पर समाज के सभी लोग चलते हैं। खेल के मैदान में समाज के सभी वर्ग के लोग खेलने आते हैं, और स्कूल में सभी समाज के सभी वर्ग के लोग पढ़ने आते हैं। इस तरह से पंचायत भवन है, धार्मिक स्थल है, मेला है, सार्वजनिक पार्क है, ये सब के सब क्या है, इस पर समाज के सभी वर्गों का लोग इसका यूज करते हैं। जैसे धार्मिक स्थल में मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, ये सब के सब धार्मिक स्थल में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो राष्ट्रीय संसाधन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय मतलब हमारे देश का होगा, ठीक है। अब देश का होगा तो इसका स्वामित्व कौन होगा, देखिए नाम से स्पष्ट है, स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी, मालिक, मतलब संसाधन का मालिक कौन होगा। इसमें कोई निजी व्यक्ति मालिक है, इसमें समुदाय के सभी वर्ग के लोग मालिक हैं, और इसमें राष्ट्रीय मतलब यहाँ राष्ट्रीय में क्या होगा कि संसाधन का मालिक कौन होगा, वहां का सरकार होगा। जैसे ऐसे संसाधन पर देश के सरकार का स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, जैसे रेलवे, भारत के अंदर रेलवे राष्ट्रीय संसाधन में आता है। खनिज, किसी भी राज्य में अगर खनिज संसाधन निकला है तो वो क्या होता है, वो राष्ट्रीय मतलब उस पर सरकार का अधिकार हो जाता है, सरकार उस पर अपना स्वामित्व कर लेता है और उसका यूज करता है सभी के लिए। हवाई अड्डा, वन, जंगल, पर्वत, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, इस एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने वाला बात है। समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर का क्षेत्रफल और महासागरीय तट से 200 मील तक का क्षेत्रफल। उसमें क्या मिलता है, उसमें मिलता है आपको जैसे मछली, व्हेल मछली का उल्टी करोड़ों में बिकता है, क्योंकि उससे सेंट बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, ठीक है। उसमें पेट्रोलियम मिल गया,
जैसे समुद्र में कुछ बनाना है, जैसे रिसर्च सेंटर बनाना है, तो वो सब चीज़ हो जाता है, ठीक है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, इसमें पूरे दुनिया का अधिकार होता है। अब कौन ऐसा संसाधन है जिस पर पूरी दुनिया का अधिकार होता है, जैसे वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UNO, WTO, उसके बाद है WHO, इस तरह से रंग बिरंग की UNDP, रंग बिरंग के ऑर्गेनाइजेशन सब है, और उसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति से उस संसाधन का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है सागर या महासागर तट से, तट मतलब समुद्री किनारा, ठीक है, सागर तट या महासागरीय तट से 200 मील दूर के बाद, इसको हम एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैप से समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जब मैप खत्म हो जाएगा तब आपको हम बताएंगे कि स्वामित्व के बाद क्या होता है, विकास की दृष्टि से संसाधन भी 4 प्रकार के होता है, वो भी बताएंगे। पहले हम मैप को देखते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हम वर्ल्ड मैप में समझेंगे राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को। सबसे पहले हम ये वर्ल्ड मैप के थोड़ा सा भारत के समुद्री किनारा पर चलते हैं और समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या डिफरेंट है। और वो जो एग्जाम्पल था आपको बताए थे कि समुद्री किनारा से 19.2 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्रफल राष्ट्रीय होगा और उसके आगे का अंतर्राष्ट्रीय में चला जाएगा, या फिर महासागरीय तट से 200 मील दूर तक का क्षेत्रफल राष्ट्रीय संसाधन में आएगा और 200 मील के बाद जो भी संसाधन आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में गिनती होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत के समुद्री सीमा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा भारत का सीमा है, ठीक है। भारत के सीमा से यहाँ तक, समुद्री सीमा से 19.2 किलोमीटर यहाँ पर पुर रहा है। तो यहाँ तक का जो क्षेत्रफल आएगा, यहाँ तक का जो क्षेत्रफल आएगा ये सब आ जाएगा राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही इसको पार करेगा तो आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, ठीक है। अब फिर से समझते हैं ये 200 मील वाला जो था उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कि मान लीजिए ये हमारा भारत का समुद्री सीमा है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए 200 मील, जैसे मान लीजिए भारत का सीमा है, ठीक है। अब यहाँ से 200 मील यहाँ पर आने के बाद पूरा यहाँ पर 200 मील पुर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 200 मील पुर जाने के बाद यहाँ पर पूरा 200 मील, तो यहाँ पर जो भी संसाधन मिलेगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में हम अभी तुरंत बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को यूज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति से किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आएगा तो हम खुद आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि इधर बांग्लादेश है ना, इधर हो गया बांग्लादेश और इधर हो गया हमारा भारत, ठीक है। अब थोड़ा सा सोच लीजिए कि जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संसाधन मिला, ठीक है, यहाँ पर कोई संसाधन मिला 19.2 किलोमीटर पुर रहा है और उसका बांग्लादेश का भी 19.2 किलोमीटर यहाँ पर पुर रहा है। तो यहाँ पर जो संसाधन मिलेगा उसको कौन यूज करेगा, तो उसको यूज दोनों देश मिल करके साझेदारी में इस संसाधन का यूज करेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि मान लीजिए ये है इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन तो है, ठीक है, ये पूरे के पूरे हिंद महासागर है। आप देख रहे हैं हिंद महासागर, ठीक है। अब हिंद महासागर के साथ साथ आप देखिए कि ये जो सीमा है ना, ये हिंद महासागर का, अब जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संसाधन मिला, यहाँ कोई संसाधन मिला जो देश के काम आ सकता है, तो इस संसाधन का यूज जो है ना भारत सरकार करेगा, लेकिन वो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति से करेगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर मना कर देगा तो भारत सरकार यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर का कोई भी संसाधन भारत सरकार यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर का संसाधन यूज करने लायक है, ठीक है, तो उसको यूज कैसे करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था सब मिल करके इस संसाधन का यूज करेगा, ग्रुप में साथी में यूज करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और चलिए देखते हैं संसाधन के अगले टॉपिक के बारे में। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि संसाधन का अगला वर्गीकरण कितने प्रकार से है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के बांटा गया है, ठीक है। जैसे है पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। तो इसके बारे में डिटेल में डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। साथियों, एग्जाम्पल पर ध्यान पूरा दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल समझने के बाद ही आपको याद होने वाला है। अगर आप एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं दे पाइएगा फिर आप भूल जाइएगा, या फिर ये सब चीज जानते हैं ऑब्जेक्टिव में खूब अच्छा से पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं संभावित मतलब संभावना है,
इस शब्दों में ही आपका डिफिनेशन एग्जाम्पल छुपा हुआ है, मतलब संभावना। जिस संसाधन का क्या होगा, संभावना होगा। जैसा कि वे संसाधन जो किसी ना किसी प्रदेश में, किसी ना किसी राज्य में उपस्थित है, विद्यमान है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, हिमालय पर्वत के अत्यंत गहराई में खनिज दबे हुए हैं, लेकिन उसका यूज क्या किया गया है, नो यूज, मतलब यूज इसका अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सोच के देखिए, हिमालय पर्वत तो पहाड़ है, अब उसके अंदर से खनिज निकाला जाएगा, पहाड़ को तोड़ के खनिज निकाला जाएगा, जिसका ऊंचाई 9 किलोमीटर ऊंचा है, समथिंग 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, 9 किलोमीटर पूर्ण नहीं वाला है। अब 9 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ को तोड़ा जाएगा तो उसमें का जो मलबा निकलेगा, बर्फ निकलेगा, कहाँ जाएगा? थोड़ा सोचिए, 9 किलोमीटर ऊंचा बर्फ का पहाड़ जब वो टूटेगा तो पूरे पृथ्वी पानी से ढक जाएगा। उसका यूज अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि उसको तो यूज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाहर में तो जब वो पर्वत है ही, तो फिर हिमालय पर्वत को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। अगला है राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अत्यधिक प्रचुर भंडार है, जिसका यूज अभी तक अच्छे से नहीं किया गया है, बहुत ही कम यूज किया जा रहा है। जितना यूज करना चाहिए उतना यूज अभी तक नहीं किया गया। सौर ऊर्जा मतलब सोलर प्लेट से ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, और पवन ऊर्जा से भी ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि जब हमें कोयला से बिजली मिल ही जाता है, परमाणु ऊर्जा से बिजली मिल ही जाता है, तो फिर उसका यूज करने का भी क्या जरूरत है। जब ये खत्म हो जाएगा तो उस पर दिमाग लगाया जाएगा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के ऊपर। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में क्या होता है, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब खोजा जा चुका है, रिसर्च किया जा चुका है, लेकिन उसका उपयोग निर्धारित है। निर्धारित मतलब सीमित मात्रा में ही उसको खर्च करना है, ज़्यादा अनलिमिटेड खर्च नहीं करना है। जैसे राजस्थान में तांबा और राजस्थान में पेट्रोलियम। आपको पता होगा कि असम राज्य में पेट्रोलियम कच्चा तेल का खान है। महाराष्ट्र के मुंबई हाई तेल क्षेत्र में वहाँ पर कच्चा तेल का मतलब पेट्रोलियम का खान है। आपको पता है राजस्थान में भी बहुत बड़ा खान है, लेकिन उसको अभी तक ओपन नहीं किया गया है, उसको रिजर्व रखा गया, क्योंकि जब वो वहाँ वाला खत्म होगा या कोई दूसरा देश हम लोग के यहाँ हमारे भारत के साथ नहीं बेचेगा, तब राजस्थान वाला पेटी खोला जाएगा। ठीक उसी तरह से अरब देश में जो भी है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ये सब जगह पर कच्चा तेल भंडार है। अरब देश का या ईरान हो चाहे इराक हो, सऊदी अरब, ये सब कच्चा तेल यूज कर रहा है। यमन है, कतर है, ये सब कच्चा तेल यूज कर रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा भंडार अमेरिका में है। क्या आपको पता था इससे पहले ये जानकारी? अमेरिका में उससे भी बड़ा भंडार है, कि अमेरिका का भंडार अभी तक नहीं खोला गया है। बस उसको किस में रखा जाएगा, अमेरिका वाला कच्चा तेल को विकसित संसाधन में, उसको अभी तक नहीं खोला गया है, क्योंकि सब एक बार खोल कर खत्म कर लेंगे तो फिर कल क्या खाएंगे, मतलब कल उसका यूज कैसे होगा, है कि नहीं। अगला एग्जाम्पल है झारखंड का कोयला, उड़ीसा का बॉक्साइट। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट है। उड़ीसा का बॉक्साइट मतलब हमारे भारत में उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट है। बॉक्साइट से क्या बनता है साथियों, बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते थे लेकिन हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट में बताइएगा कि बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या होता है कि उसका भंडार होगा, बहुत ज़्यादा भंडार होगा। ठीक है, जैसे पर्यावरण में उपस्थित वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता का पूर्ति कर सकता है, लेकिन उसके तकनीक के अभाव के कारण अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी का अभाव है। जैसे देखते हैं आसमान में चमकने वाला बिजली। अब थोड़ा सोचिए कि आसमान में जो बिजली चमकता है, पूरे के पूरे रोशनी से तुम जगमगा जाता है, जैसे लगता है दिन हो गया रात में जब बिजली चमकता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत अधिक है, इतना अधिक ऊर्जा है कि अभी तक ऐसा कोई मशीन बना ही नहीं कि उस ऊर्जा को कैप्चर करके रख सके। जो वैज्ञानिक या जो देश आसमान में चमकने वाला बिजली के ऊर्जा को कैप्चर करने का कोशिश किया, उसका मशीनें बर्बाद हो गया। आपको पता होगा, लोग बोलता है ठनका गिर गया। ठीक है, तो ठनका किस किस पर गिरता है, थोड़ा आपको पता होगा कि ठनका किसके ऊपर गिरता है। ठीक है, जो पाप करता है उसके ऊपर ठनका गिरता है। ठीक है, उसी को बिजली जो चमकता है ना, किसी के छत पर गिर जाता है, किसी के घर पर गिरता है, तार के पेड़ पर गिरता है, तारी का लवनी फूट जाता है। ठीक है, अगला है जल में उपस्थित। जल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, कैसे बताते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O। अब थोड़ा सोच के देखिए कि हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 गो है। तो यही हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ईंधन बनता है, जिसे हाइड्रोजन बम बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सोच के देखिए कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में 71%, सॉरी ब्रह्मांड नहीं,
इस पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% में स्थल पहाड़ है। थोड़ा सोचिए कि 71% पानी तनीय है और उस 71% पानी में से हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो तनीय ऊर्जा निकलेगा। लेकिन तकनीक के अभाव के कारण, टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इस हाइड्रोजन का यूज अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, अब अगला है संचित कोष संसाधन। संचित कोष, आपको पता होना चाहिए कि संचित का मतलब होता है बचा के रखना। ठीक है, अभी भंडार में क्या किया गया, हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन बचले है और बिजली में जो बिजली चमकता है वो भी बचले है। ठीक है, तो उसी तरह से संचित कोष दोनों के दोनों लगभग सेम है। यहाँ लिखा हुआ है भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन दोनों के दोनों एक ही है। साथियों, इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और इसका मात्र एक और वीडियो आने वाला है जिससे चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगला वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि संसाधन का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण बताएंगे। उसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस तरह से रंग बिरंग का सम्मेलन हुआ था और पूरे दुनिया के लोग कोशिश कर रहे हैं संसाधन को बचाने का। और खासकर हमारे यहाँ कुछ लोग टीन ही हीरो हैं जिनको बुझने कुछ ज़्यादा ही आता है, वो लोग अनलिमिटेड संसाधन का यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनको आप लोग जागरूक कीजिए कि संसाधन बचा के चलने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और हो सके तो वीडियो आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, और मिलते हैं भूगोल के पहला चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।